बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, लीनियर फंक्शन कॉस्ट और नॉन लीनियर कॉस्ट क्या है। फिर उनके फंक्शंस पे बात कर ली, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी कर लिया। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को स्टडी कर दिया। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को स्टडी कर लिया। अब सवाल यही है कि जब आप ये देखते हैं कि यार वो कौन सी चीजें हैं जो आपके कॉस्ट फंक्शन को तब्दील कर रही हैं। एक बड़ा सिंपल सा इसमें वे है, सवाल है कि भाई अचानक से ये एवरेज कॉस्ट को क्या हुआ कि वो पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट है, जिसको हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। तो अब इसके पीछे क्या राज है? मतलब कोई तो वजह है कि आपका एवरेज कॉस्ट अब पहले से कम आ रहा है। कुछ बातें हमने डिस्कस की हैं, लेकिन इसके पीछे कोई और वजह भी है। तो एक वजह तो आपने पढ़ ली कि सर एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन इसलिए होती है कि आपकी फिक्स कॉस्ट शेयर हो रही होती है। मतलब हर आने वाला यूनिट आपकी फिक्स कॉस्ट को शेयर कर रहा होता है, इसलिए टोटल कॉस्ट में जो एवरेज कॉस्ट का पोर्शन है वो तकसीम हो रहा होता है। तो ये बात वैलिड है, ये बात वैलिड है उस वक्त तक जब तक आप कॉस्ट फंक्शन को लीनियर के तौर पे देखते हैं। लेकिन जब कॉस्ट फंक्शन नॉन लीनियर है तो उसमें आपकी एवरेज कॉस्ट तो डिक्लाइन करती है, बल्कि आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्लाइन करती है। तो अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पीछे तो कोई फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं है ना भाई, वो तो वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब सवाल है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्यों डिक्लाइन कर रही है? वो डिक्लाइन करती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर राइज कर देना शुरू कर देती है। तो इसके पीछे क्या कहानी इन्वॉल्व है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, तो उस चीज को समझने के लिए अब हमें कॉस्ट बिहेवियर के बाद प्रोडक्शन बिहेवियर पढ़ना होगा। हाउ हाउ आउटपुट बिहेव्स बाय अप्लाइंग इनपुट्स। आउटपुट किस तरह बिहेव करता है इनपुट के अप्लाई होने से। कुछ समझ पा रहे हैं बात को या नहीं कह रहा हूं? कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? इनपुट्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यस और नो बोलिए। जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा ना कोई चीज बनेगी ना। वो क्या होगा? उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आउटकम होगा, रिजल्ट होगा जो बना के वो हमें देंगे। क्या कहते हैं? तो जब जब हम इनपुट्स लगाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए तो हमें आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट क्या होगी? कोई प्रोडक्ट होगी, कोई सर्विस होगी। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए लाजमी। और उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। तो अब जरा समझेगा, लिंक बनाइएगा, कॉस्ट डिपेंड्स ऑन आउटपुट। यस और नो? कॉस्ट डिपेंड करती है आउटपुट। जब आप कॉस्ट का और आउटपुट का ताल्लुक जोड़ेंगे तो आउटपुट इंडिपेंडेंट होगा, कॉस्ट डिपेंडेंट होगी। यस और नो? लेकिन जब आप आउटपुट और इनपुट का ताल्लुक जोड़ेंगे तो इनपुट इंडिपेंडेंट होगा, आउटपुट डिपेंडेंट होगा। यस और नो? तो इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप में इनपुट इज इंडिपेंडेंट, आउटपुट इज डिपेंडेंट। और आउटपुट और कॉस्ट के रिलेशनशिप में आउटपुट इज इंडिपेंडेंट एंड कॉस्ट इज डिपेंडेंट। इस बात की तमीज और इस बात के फर्क को समझना पड़ेगा बेटा, कि कौन से केस में कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या कहेंगे बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। समझे मेरी बात या नहीं? है ना? चलें, ओके, जबरदस्त। तो अब ये जो टाइम पीरियड है ना, पीरियड ऑफ टाइम या टाइम पीरियड या टाइम स्केल, इसके बहुत सारे नाम हैं। आप इसको पीरियड ऑफ टाइम बोलो, टाइम पीरियड बोलो, टाइम स्केल बोलो, टाइम फ्रेम बोलो। ये एक तरह का विजन है। विजन का मतलब क्या है? कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो। मैं आपसे सवाल पहले भी कर चुका हूं। अगर मैं बोलूं कि सीए में आपका स्टेटस क्या है 6 महीने बाद, तो आप बोलोगे सर कैफ में ही होंगे। अगर मैं बोलूं सीए में आपका स्टेटस क्या है 3 साल बाद, तो आप बोलेंगे सर इंशाल्लाह कैफ क्वालिफाई कर चुका हूं, किसी फॉर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हूँ। मैं बोलूं यार आपका सीए में स्टेटस क्या है 6 साल बाद, तो आप बोलोगे सर इंशाल्लाह क्वालिफाई कर चुके होंगे। और क्या?
चलें और आप खुद लगा लें आगे अपनी तरफ से, ठीक है जी। नहीं मजे नहीं कर रहे होंगे बेटा, ये हटा दो। तुम क्या समझते हो, मतलब तुम्हें कोई इतने पैसे मुफ्त में देगा क्या? बैठने के खाली पैसे थोड़ी मिलते हैं। अच्छा जी, तो ये बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये अपने आप को विजुअलाइज, मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन है। अपने आप को ऑब्जर्व करो कि तुम क्या हो। तो इस तरह आप कोई बिजनेस अगर शुरू करते हैं तो आप एक फैक्ट्री लगाते हैं। उस फैक्ट्री में आप आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है, आपकी बिजनेस की एक आउटपुट प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है। वो सलाहियत फौरी तौर पे इंक्रीज नहीं हो सकती, वो एडजस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने आउटपुट को डबल करना चाहते हो तो आपको फैक्ट्री डबल करनी पड़ेगी, नया प्लांट, नई मशीनरी, या फैक्ट्री को स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे लाना पड़ेगा, या फैक्ट्री को लेबर इंटेंसिव से टेक कैपिटल इंटेंसिव पे ले जाने के लिए टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? क्या कहते हैं? वो जो मैकडोनल्ड जो था वो किसी गली मोहल्ले के अंदर अमेरिका के अंदर, शायद शिकागो के अंदर मेरे ख्याल से, बहरहाल शिकागो में, जो एक छोटे से केबिन से शुरू हुआ था, तो क्या वो फौरी तौर पे क्या इतने बड़े आउटलेट्स में कन्वर्ट हो गया क्या? या उसको इतना बड़ा बिजनेस बनने में एक अरसा दराज लग गया? एक लॉन्ग या वेरी लॉन्ग पीरियड दरकार है उसके लिए। फौरी तौर पे तो कुछ नहीं होगा ना। तो हर लोग हर बिजनेस का 10 साल का प्लान होता है, 20 साल का प्लान होता है। मैं 10 साल में अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मैं 20 साल में अपने आप को कहाँ देखता हूँ, सो बताइए। तो बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अब इस पीरियड ऑफ टाइम के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लें, जो हालांकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन दोबारा एक दफा यहाँ से देख लें। तो शॉर्ट रन क्या होता है? एक तो वेरी शॉर्ट रन है, उसको भी स्टडी कर लें। वेरी शॉर्ट रन, मोमेंट्री, जो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, मोमेंट्री पीरियड, मार्केट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, इतना कम वक्त जिसमें आप अपने किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट ना कर सको। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे ज्यादा जो फैक्टर वेरिएबल है वो है लेबर। लेबर को आप बढ़ा सकते हो, लेबर को आप कम कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रोडक्शन को, आपके आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप अपने लेबर को चेंज कर, इतना कम टाइम, इतना कम टाइम फ्रेम जिसमें लेबर फोर्स तब्दील नहीं हो सकती प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, वो कहलाएगा वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट रन, मोमेंट्री पीरियड। तो इस केस में सप्लाई क्या होती है? परफेक्टली इनलास्टिक होती है। आप अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते, यस और नो। ये बात मैं दोबारा लिंक कर रहा हूँ पिछले टॉपिक से। उसके बाद आता है शॉर्ट रन। हम बोलते हैं शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच वन फैक्टर is variable, during which some factors are variable and some are fixed. Labor is variable and capital is fixed. ये वो वक्त है, ये वो दौरानिया है, या वो टाइम पीरियड इसके दौरान हम अपनी प्रोडक्शन को, हम अपने आउटपुट को तब्दील कर सकते हैं सिर्फ एक इनपुट को चेंज करके, और उस इनपुट का नाम क्या है? लेबर। It means that in short run a firm can only alter its scale of production। मतलब एक फर्म जो है अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन तब्दील कर सकती है बाय ऑल्टरिंग व्हाट, बाय चेंजिंग व्हाट। शॉर्ट टर्म वो वक्त है जहां पर प्रोडक्शन चेंज करने के लिए, आउटपुट लेवल चेंज करने के लिए, आउटपुट कैपेसिटी चेंज करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? किस चीज को चेंज करना? लेबर को चेंज करना। तो अब अल्फाज क्या है? अगर मेरे आसान अल्फाज में आप देखना चाहते हैं, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स। That is what labor is variable and capital is fixed. Land is fixed. जवाब दे, रिस्पॉन्स है। A firm can only alter its scale of production by altering labor only.
फर्म अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन तब्दील कर सकता है सिर्फ और सिर्फ कैसे? फर्म मतलब प्रोड्यूसर, सेलर, सप्लायर। सप्लायर अपनी सप्लाई चेंज कर सकता है कैसे? सिर्फ और सिर्फ लेबर को चेंज करके। यस और नो? बात समझ में आती है? पूरा रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड टाइम में ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं, बस खाली लिंक कर रहा हूं मैं, तफसील में नहीं जा रहा, इसलिए कि अगर वो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बात समझना कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा? दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग which at least one factor of production must remain fixed। ठीक है, कम से कम कोई एक फैक्टर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन एज प्रीवियसली एक्सप्लेन देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं। फॉर इकोनॉमिक गुड्स बीइंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, जितने भी इकोनॉमिक गुड्स हैं उनको बनाने के लिए 4 फैक्टर्स अप्लाई होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। इसका मतलब जो फ्री गुड्स हैं वो हो सकता है बगैर इन 4 फैक्टर्स के बन जाए। ऑक्सीजन क्या ये 4 फैक्टर्स मिलके बना रहे हैं? कोई एंटरप्रेन्योरशिप लगी हुई है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही हो भाई, किसी की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है जिससे किसी ने प्लांट एंड मशीनरी लगाने के लिए पैसा दिया है जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती हो। जवाब दो। हाँ, पानी आपके लिए फ्री गुड है, लेकिन नेस्ले का पानी बनाने के लिए 4 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल आप पानी हासिल कर रहे हैं उसके लिए कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा। आप कुएं पर, दरिया पर, सब क्या कहते हैं, झील पर, आबशार पर, कहीं भी जाके पानी हासिल कर सकते हैं, ऐसा है ना? उसके बाद assuming enterprise is always present during production process, then this then leaves land, labor and capital to vary। मतलब एंटरप्रेन्योर तो एक कांस्टेंट चीज है, तो प्रोडक्शन चेंज कैसे होगी? लैंड को चेंज करके। खास तौर पे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ानी है तो लैंड चेंज करना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर के अलावा बात करें तो लेबर और कैपिटल मेन चीज हो जाएंगे। टू वेरी बेस्ड अपॉन पीरियड ऑफ टाइम। इन प्रोडक्शन इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कैपिटल दैट स्टेज फिक्स्ड। कैपिटल वो फैक्टर है जो प्लांट एंड मशीनरी को रिप्रेजेंट करता है, फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, वो फिक्स रहता है। और उस फिक्स फैक्ट्री में रहते हुए क्या होगा? द फैक्ट्री और मशीनरी एज अदर फैक्टर्स कैन रिस्पॉन्ड मच मोर फ्लेक्सिबली। यानी कि आप लेबर को तब्दील कर सकते हैं बआसानी ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें। ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं, दोबारा बहुत तफसील से मैंने बता दिया आपको। फर्म, अभी एग्जाम्पल लेते जाएं क्विक, जरा मैं चाह रहा हूं यहां से एक दफा रीड कर लें इन बातों को। फर्म ए प्रोड्यूसेस वुडन टेबल्स इन अ फैक्ट्री। फर्म ए विशेस टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इन शॉर्ट रन द कैपिटल मशीनरी यूज्ड टू कट वुड से will stay fixed। जो मशीन है वो तो सेम रहेगी। In order to increase production, firm A needs more materials, raw material ज्यादा चाहिए होगा, wood to make tables and more labor to assemble the wood। तो अपनी प्रोडक्शन को चेंज कैसे कर सकते हैं? by altering variable factors, response, raw material, labor। in the short run the increase in cost will be additional cost of the labor and the resources। यानी अगर शॉर्ट टर्म में आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा होगा तो वो इजाफा लेबर की वेजेस की वजह से होगा। यस और नो? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। आपकी मशीनरी की कॉस्ट क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। आपकी उनकी डेप्रिसिएशन क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद आगे बात कर लें जनाब। लॉन्ग रन, that period of time in which it is possible to vary output by varying all factor of production within the given state of technology। यानी मौजूदा टेक्नोलॉजी में रहते हुए, अगर आप लेबर इंटेंसिव पे हैं तो लेबर इंटेंसिव पे रहते हुए, और अगर आप कैपिटल इंटेंसिव में तो कैपिटल इंटेंसिव में रहते हुए, इतना वक्त जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सकें, ना सिर्फ लेबर को ऑल्टर करके बल्कि कैपिटल को भी ऑल्टर करके, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का साइज बढ़ाकर,
अगर एक प्लांट है तो 2 प्लांट लगा लिए, 2 थे तो 3 लगा लिए, एक फैक्ट्री थी 2 फैक्ट्रीज लगा ली, सोन। लेकिन लगाई वही टेक्नोलॉजी वाली है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया। टेक्नोलॉजिकल चेंज लाने के लिए आपको वेरी लॉन्ग पीरियड चाहिए होता है। अब हमारे पास हमारी गवर्नमेंट जो है, अब सिंपल बात कर लेना, हमारी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यही आपके पास, उसके पास ऑप्शन है थर्मल टेक्नोलॉजी, यानी मतलब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। थर्मल का मतलब क्या है कि वही बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हुए हैं, उसमें वही ऑयल और गैस इस्तेमाल होगा, और वो ऑयल और गैस जल के क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये टेक्नोलॉजी, और हमारी गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को चेंज ही नहीं करना चाह रही। और ये सबसे महंगा तरीका है, ये सबसे महंगा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। इवन जो बहुत सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो खुद इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते। ये महंगा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। तो अब आप सोचें कि हम ये सारे सिस्टम खत्म कर दें और इसकी जगह हम एक नया सिस्टम लाएं, यानी जितने भी हमारे ग्रिड स्टेशन है, पावर स्टेशन हैं, इन सबको हम खत्म करके इनको रिप्लेस करें और इनकी जगह कोई नई टेक्नोलॉजी लाएं। ये काम करने में तो हम बोलेंगे यार हमारे मुल्क में तो सदियां दरकार होंगी। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो बोला हमें तो अपने मुल्क के अंदर क्या है, लॉन्ग रन भी शॉर्ट रन दिखाई देता है कि हमारे यहाँ 5-5 साल गुजर जाते हैं, हमें कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती। और हमारे पल्ले तो ये क्या कहते हैं, यही पड़े जी ये सारे भुट्टो वाले, ठीक है ना। तो मतलब 12 साल हो गए, अपने आसपास देख लीजिए, कोई तब्दीली दिखाई दी हो आपको? मतलब 10 साल 12 साल इतना वक्त होता है कि दुनिया तब्दील हो जाती है भाई। अगर आप एक शहर को 10 साल बाद जाके दोबारा देखें, अगर आप लाहौर गए हो 10 साल पहले और लाहौर जाएं 10 साल बाद, तो आपको लाहौर पहचान में नहीं आएगा ये वही लाहौर है। इतनी ज्यादा एक्सपेंशन और इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी होगी, 10 साल तो बहुत होते हैं भाई। आप कराची जाएं, 10 साल पहले वाला कराची और 10 साल बाद वाला कराची, जो मेरा टाइम स्पेंड गुजरा वहां पर, वो कराची मेरे नजदीक बड़ा बेहतर था, बहुत साफ सुथरा था परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर। और जो तरक्की मैंने परवेज मुशर्रफ दौर के अंदर वहां कराची में देखी, वैसी तरक्की तो इन 12 साल में हुई नहीं आज तक, और सब कुछ वैसा का वैसा, और जो था वो और खराब हो चुका है। खैर हम कहीं और निकल गए, कहीं और निकल गए, वापस आते हैं। तो भाई हमारे यहाँ तो लॉन्ग रन भी शॉर्ट रन है, यकीन करो। इनके पेट ही नहीं भरते हुकूमतें कर करके। ये बोलते हैं भाई अभी हमें तो मौका ही नहीं मिला, हमें तो चांस ही नहीं मिला, हमारी तो मुझे क्यों निकाल दिया। भाई हमें टाइम तो देते, अभी तो हम प्लानिंग कर रहे थे, अभी हम 5 साल और दें, हम फिर आपको करके दिखाएंगे काम। ऐसा ही है ना। तो बहरहाल हम कहीं और निकल गए, वापसी आते हैं। वैसे ही लोड शेडिंग ने इतना परेशान कर दिया, हर आदमी जो है वो दिमाग खराब हुआ हुआ उसका लोड शेडिंग की वजह से। बिला वजह जो है किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाता है, ये हाल हो गया हमारी कौम का। ठीक है जी। अम्मी बच्चे को नहला रही थी, छोटे बच्चे को, अचानक से वो बिला वजह चमाट पड़ गया उसको। सोचिए, बच्चा सोच रहा क्यों पड़ा है, समझ से बाहर है, किस बात पे पड़ गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो समझ जाए भाई ये वही है, ये वो है कि कहीं का गुस्सा कहीं पे निकल गया। तो हमारी कौम कर क्या रही है, हमारी कौम यही तो कर रही है ना, कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल रही है ना। गर्मियों के मौसम में अब्बू को देखा करें रात के वक्त शॉप वगैरह से कहीं बिजनेस से घर में कैसे एंटर होता है, और आपने थोड़ी सी कोई छेड़छाड़ की तो फिर देखें आपकी कोई जो बाहर की सारी कहानी है, दिन भर की सारी जो सिचुएशन है, वो सारी की सारी जो है वो आप पर नाजिल होने वाली, अगर आपने थोड़ी सी भी कोई गलती की तो।
तो ये सारी गर्मी की अलामत है। ये लोड शेडिंग ने मसले मसाइल क्रिएट कर दिए हमारे लिए। बहरहाल भाई आप लोग यार डाइवर्जन पे बड़ा काम करते हैं, यकीन करें। और आपको इसमें मजा आता है डाइवर्ट होके, लेकिन टाइम नहीं डाइवर्ट होने का। मैं वापस आता हूँ। तो हम मान लेते हैं यार लॉन्ग रन जो है इसके अंदर आप नई फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, नए प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी वही रखते हुए, यानी आपकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए आपको एक वेरी लॉन्ग पीरियड चाहिए। तो हम ये बोलते हैं लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल। लॉन्ग रन वो वक्त है, उतना दौरानिया है, इतना वक्त मयसर है जिसमें आप अपने तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तब्दील कर सकते हैं। ना सिर्फ आप लेबर को तब्दील कर सकते हैं, बल्कि आप कैपिटल को भी तब्दील कर सकते हैं। we can not only alter labor, but we can also alter capital to alter scale of production. yes or no? हम सिर्फ और सिर्फ लेबर को ऑल्टर नहीं कर सकते, बल्कि हम साथ साथ कैपिटल को भी ऑल्टर कर सकते हैं। टू ऑल्टर व्हाट? स्केल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन को कम करने के लिए। इतना वक्त है हमारे पास। So the period of time in which it is possible to vary output production by varying all factors of production. जब आप all factor production को vary कर सकते हैं, मतलब your all factors become variable. Key point, your all factors become variable in long run. It means there is no fixed factor in long run. अगर long run में देखेंगे तो हर factor variable दिखेगा, short run में देखेंगे तो कुछ फैक्टर फिक्स दिखेंगे, कुछ फैक्टर वेरिएबल दिखेंगे। मतलब देखने का अंदाज है। अगर मैं 1 साल 2 साल में देखूंगा तो क्या होगा जनाब, मुझे फैक्ट्री वही दिख रही होगी और उसमें लेबर चेंज हो रहा होगा। लेकिन मैं अपनी इस टाइम फ्रेम को बढ़ाकर 5 से 10 साल करूंगा तो क्या होगा, मुझे फैक्ट्री में भी अच्छी खासी तब्दीलियां दिख रही होंगी, नई मशीनरी आती हुई दिख रही होगी, पुरानी मशीनरी रिप्लेस हो रही होगी, मशीनरी की कैपेसिटी में क्या हो रहा होगा, इजाफा हो रहा होगा, सो ऑन। ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम छोटा कर देंगे तो चीजें तब्दील होती भी नहीं दिखाई देंगी। टाइम फ्रेम बड़ा कर देंगे। अगर मैं आपके सीए के जर्नी को 10 साल पे ले जाऊं तो फिर सीए भी हो जाना चाहिए, शादी भी हो जानी चाहिए, सो ऑन। तो मतलब इतना सब कुछ तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं टाइम फ्रेम आज से शुरू करूं और 10 साल तक ले जाऊं तो उसमें बहुत सारे वाकयात होते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि इंशाल्लाह ये सब कुछ हो जाएगा, है ना बेटा? उन्होंने बेटा शर्माना नहीं है बेटा। अच्छा जी, ओके। उसके बाद बेटा मजाक थोड़ी है यार कोई। देखो मैं फिर कहीं निकल जाऊंगा, तुम क्या कहते हो, तुम फिर मुझे मजाक बोलकर जो है ना कहीं लेके जा रहे हो, तो मैं जाना नहीं चाह रहा फिलहाल। In long run, it is assumed that all factor of production can vary. It means all factors are variable. This means that new, more efficient factory could be built that would reduce the overall cost of production. तो ज्यादा कैपेसिटी वाली फैक्ट्री बनाई जा सकती है जिसकी आउट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, पहले से कम होगी, मतलब पर यूनिट कॉस्ट क्या कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। Firm A continues to increase its production. Firm A moves to a new factory. This factory has more machinery, meaning the time taken to cut pieces that go into the tables is heavily reduced. Firm A is able to vary the amount of labor and resources in the production process to optimize output and produce at lower price than before. जब आप कैपेसिटी अपनी बढ़ाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट गिर जाती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट गिरने का मतलब ये होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फिर आप पहले से ज्यादा गुड्स सप्लाई करने के लिए विलिंग होते हैं पहले से कम प्राइस पर। जब आपकी कॉस्ट कम होती है तो आपके पास मार्जिन बढ़ जाता है, और आपके मार्जिन बढ़ने से आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप प्राइस कम करके मार्केट में कंपटीशन क्या करें, क्रिएट करें। यस और बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए। बहुत सारी कीमती बातें हैं यहाँ पर। In the long run,
cost of production can be reduced when compared with short run because all the factor of production could be optimized. ये लाइन वहां भी लिखी जा सकती है जहां पर आपने लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड टाइम। जी बेटा रोहन सवाल पूछिए। जी बेटा क्वेश्चन बताइए। क्योंकि हम प्राइस कम इसलिए कर रहे हैं कि हम कंज्यूमर बिहेवियर को भी पढ़ चुके हैं ना। अगर मिसाल के तौर पे हम प्राइस वही रखेंगे तो खरीदेगा तो वही ना बेटा, खरीदेगा तो वही ना। आप अकेले थोड़ी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, आपको तो प्रोडक्ट बेचनी है ना। और जब प्रोडक्ट बेचनी है तो प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको सामने वाले का बिहेवियर भी देखना पड़ेगा ना। जब आप प्राइस थोड़ी सी कम करेंगे तो उससे वो क्या करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या कर देगा, इजाफा कर देगा। तो इस तरह अब आप पहले से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। यस और नो बोलो। अगर आप उसको लिंक करो किस चीज से, डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए, बेहतरीन बात। तो ये सारी बातें लिंक्ड हैं बेटा। जब आप कोई सवाल करो तो फिर उसको क्या करो, तमाम चीजों से लिंक करते हुए सोचो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो जाहिर सी बात है हम आइसोलेट तो नहीं कर सकते, मतलब हम अपने आप को तो प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, कोई खरीदेगा ना। तो जो खरीदेगा हमें उसका बिहेवियर भी तो सोचना है। हमने उसको पहले स्टडी इसलिए किया कि हम बतौर बतौर सप्लायर देख सकें कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को कैसे चेंज होता हुआ देख सकते हैं। हम प्राइस कम करके उसको अट्रैक्ट करेंगे ना ज्यादा खरीदने पर, ताकि हमारे रेवेन्यूज क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ठीक है जी। डेफिनेशन, वेरी लॉन्ग रन, दैट पीरियड ड्यूरिंग विच फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म्स कंट्रोल कैन वेरी। In the very long run, all factor production are variable as in the long run, but other factors are also variable. For example, exogenous factors such as government rule, social customs, technological advances are also variable. These are beyond the control of the firm and mean the cost of production can vary further. मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से क्या हुआ, वो अडॉप्ट करने से फर्म की प्रोडक्शन कॉस्ट और कम हो गई। उस टेक्नोलॉजी से आउटपुट की प्रोड्यूस होने की स्पीड में क्या हो गया, इजाफा हो गया। सो मतलब ये सारी बातें आपके सामने मौजूद हैं और आप इसको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर भी देख सकते हैं। इसका ताल्लुक मैनेजमेंट से भी है। In the very long run, a firm A can fully optimize its factor of production. However, it is also affected by exogenous factor, यानी वो फैक्टर्स जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, वो आपका बाहर का एनवायरनमेंट का कैसे डिसाइड करता है। मतलब गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज क्या देती है, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है, तो हर आने वाली गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है ताकि वो आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सके। ये सारी बातें अगर अभी यहाँ पर इन डिटेल नहीं आ सकी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत डिटेल में आने वाली है। रोल ऑफ गवर्नमेंट असल में कहाँ पढ़ना है हमने, मैक्रो। मैंने क्या बोला कि एक दफा आप माइक्रो अच्छे से पढ़ लें, यकीन करें मैक्रो पूरी आपके हाथ में आ जाएगी। अच्छी तरह आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर ले। तो गवर्नमेंट का जो रोल है कि गवर्नमेंट किस तरह अपनी इकोनॉमीज को इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट किस तरह इकोनॉमी के अंदर मौजूद इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को और फर्म्स को कंट्रोल करती है, वो कैसे हाउस होल्ड्स को ज्यादा खर्च करने पे मजबूर करती है, वो कैसे फर्म्स को ज्यादा प्रोड्यूस करने पे मजबूर करती है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और वो कंट्रोल कैसे, वो सारी डिस्कशन हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आना है आपके साथ। तो ये गवर्नमेंट टैक्सेस कम करके, सब्सिडीज देकर ये सारे काम कर सकती। अब मैं इस पे और आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या, ये बताओ जरा, देखो आप ये सोचो, जरा समझना टेक्नोलॉजी क्या है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज समझाने जा रहा हूँ मैं आपको बड़े पैमाने पर। आप समझो जरा, एक बंदा जो है वो फार्मर है, वो एक जमीन से आउटपुट लेता है, वो चलाता था बैलगाड़ी से हल, वो खाद इस्तेमाल करता था। अब ये बताओ, वक्त चेंज हुआ और वक्त चेंज होने के बाद जो बैलगाड़ी ट्रैक्टर में और मुख्तलिफ मशीनरीज में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ तक अब तो ऐसी मशीन आ गई हैं जो फसलें काटती भी हैं, और वो फसल काटने के बाद जो गंदम है उससे गंदम के दाने अलग करके भी डायरेक्ट बोरियों में क्या कर रही होती है, बंद कर रही होती है दुनिया में। मतलब
यानी एक तरफ फसल की कटाई चल रही होती है और दूसरी तरफ बोरियां पैक हो रही होती हैं। ये सारे काम अब अलग-अलग नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप आज भी हमारे मुल्क में जाओ तो हमारे यहाँ लोग हाथों से फसल काटते हैं, फिर फसल काटने के बाद जो है गंदुम के खोशे जमा करते हैं, फिर उनमें से वो दाने अलग करते हैं, और वो दाने अलग करने के बाद उनकी बोरियां अलग बनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ ये काम जो कितने प्रोसेस से होके हो रहा है। लेकिन अब मैं बोलता हूँ यार मैं एक मशीन लाता हूँ बाहर से, और वो मशीन फसल की कटाई भी करेगी, दानों को अलग भी करेगी, दानों को बोरियों में भर भी देगी। बस खाली करना क्या होगा, बोरी अटैच करनी होगी उस आउटपुट वाले पॉइंट पर जहां से वो दाने निकल रहे हैं। तो मशीन फसल की कटाई भी कर रही है, काम भी एफिशिएंट हो गया। तो यार ये टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में, इनको लाने में एक बड़ा लंबा अरसा दरकार है यार, ऐसे नहीं आती हैं, इनके पीछे बहुत रिसर्चेस हुई होती हैं। फिर आप ये सोचो, एक वक्त था जहां पर बहुत सारे फल मौसमी हुआ करते थे, मतलब वो मौसम में आया करते थे। आजकल कुछ फल ऐसे हैं जो बेमौसम भी आपको दिखाई देते हैं, खास तौर पे केला। तकरीबन केला जो है वो 12 मंथ्स 12 महीने अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसके साथ कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है ना, कि जिसके जरिए केला जो है वो 12 महीने अवेलेबल हो गया। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं फ्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ख्याल रखिएगा, स्टोर्ड चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आउटपुट जो डेली बेस पे प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यार इस तरह की जनाब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस लाने के लिए और इस तरह की टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए आपको एक टाइम चाहिए, और बाद लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बाद लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। अब चाइना ने एक ऐसी ऑल्ट्रेशन की है सीड्स के साथ कि जब वो सीड्स आप लेंगे उनसे और आप कोई सब्जी या फल उगाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा जनाब कि उसमें जो आउटपुट निकलेगा ना, वो आउटपुट में जो सीड होगा, या तो उसमें सीड होगा ही नहीं आउटपुट के अंदर, या फिर अगर सीड होगा तो वो सीड दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होगा, ताकि आप मजबूर रहें हर बार आप उस कंपनी से सीड्स परचेज करते रहें, ताकि उस कंपनी का बिजनेस चलता रहे। आप जरा सोचिए, इन बातों पे गौर कीजिए। बहरहाल तो बताने का मतलब आपको यह है यहाँ पर कि देखें बहुत सारी वक्त के साथ साथ क्या हुई, एडवांसमेंट हो गई है। तो पहले 1 एकड़ जमीन में से जो फसल निकलती थी अब उससे तकरीबन दुगनी निकलती है। तो आउटपुट इतना तेजी से ग्रो कैसे कर गया है, उसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट आ गई है ना, यूरिया खादें आ गई हैं, उसके अंदर मशीन का यूज आ गया है, एफिशिएंसी बढ़ गई है। ये सब आने में एक वक्त लगा है, ये फौरी तौर पे थोड़ी आ गया है। समझ आई बात या नहीं बेटा? तो इस तरीके से ये सब चीजें अब वक्त के साथ साथ क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। ठीक है ना? तो यहां तक सारी बात क्लियर बेटा, यहां तक सबको? चले, तो मैं कहा ये मैंने आपके सामने सारी बातें कर ली। टाइप्स ऑफ कॉस्ट तो मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, हमारा पूरी कहानी चली है, बल्कि जो यहाँ पे लिखा हुआ उससे बढ़कर कहानी चली है, और मैंने डायग्राम भी डेटा के साथ बनाए आपके सामने। उम्मीद है सारी बातें आपको कवर हो चुकी होंगी और आप समझ चुके होंगे इन तमाम बातों को। अच्छा जी, अब उसके बाद हम अगर आगे बात करें मजीद, तो ये डायग्राम भी आपके सामने जनरेट हुआ था अगर आपको याद हो। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सिर्फ स्टडी टेक्स्ट में बनाए हुए हैं, लेकिन ये डायग्राम बन कैसे रहे हैं, ये शेप क्यों आ रहे हैं, इन शेप के पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन डिटेल डिस्कस कर लिया आपसे। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट कर्व भी आ गया। ठीक है, अब ये यहां पर बात करनी है आपसे लॉज ऑफ कॉस्ट। बेटा क्या बात करनी है, लॉज ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट का बिहेवियर क्या है।
तो इस पे डिस्कशन करना है आज की क्लास में, समझे बात को। और ये सारा कनेक्टेड डिस्कशन है, लॉज ऑफ कॉस्ट एंड लॉज ऑफ रिटर्न, लॉज ऑफ कॉस्ट एंड लॉज ऑफ रिटर्न। पहले इस डायग्राम को समझाता हूँ, डायग्राम आपका देखा वाला है। यानी आपको कॉस्ट के क्या बिहेवियर दिख रहे हैं, 3 बिहेवियर दिख रहे हैं। डिक्लाइनिंग, यानी आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है तो एवरेज कॉस्ट भी डिक्लाइन कर रही है। जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कट करता है किसको, एवरेज कॉस्ट को, उस पॉइंट पे आपकी एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है। और जब मार्जिनल कॉस्ट राइज करता है तो एवरेज कॉस्ट भी राइज होना शुरू हो जाती है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे बेटा लास्ट क्लासेस में, हमने डायग्राम बना के सब कुछ सीख लिया था। ऐसे ही तो अब बात है ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर इसके जवाब दे जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे जो बात है वो ये है, लॉज ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो आपको हासिल हो कहीं से। तो इनपुट का रिटर्न क्या है, आउटपुट है। जब आप क्या करेंगे, इनपुट लगाएंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यार कॉस्ट डिमिनिश क्यों हो रही है, एवरेज कॉस्ट डिमिनिश क्यों हो रही है, एक वजह तो आपको पता लगी फिक्स कॉस्ट स्प्रेड आउट हो रही है। लेकिन जब आप नॉन लीनियर फंक्शन देखते हैं तो वहां पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि यार चलो फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह पर है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ डिमिनिश हो रही है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर राइज होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई रोल नहीं है किसका, फिक्स कॉस्ट का। तो फिर उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, और फिर दोबारा राइज होना क्यों शुरू हो जाती है, सारी बातें इसके अंदर मौजूद है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने हेडिंग लगाने जा रहा हूँ, लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड लॉज ऑफ कॉस्ट। रिटर्न मतलब आउटपुट, आउटपुट का लॉ क्या है, और जो आउटपुट का लॉ है उस पर डिपेंड करेगा कॉस्ट का लॉ। द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट डिपेंड्स आउटपुट, and we want to know how output behaves on the basis of what, input। input के अप्लाई होने से आउटपुट किस तरह बिहेव करता है, और जिस तरह आउटपुट बिहेव करेगा उसको बेस बनाकर हमारी कॉस्ट में क्या होगा, तब्दीली वाकया होगा। तो कॉस्ट बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन आउटपुट बिहेवियर, एंड आउटपुट बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन व्हाट, अप्लाइंग इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सब बातें आपस में क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। ठीक है जी। तो इस लॉ के हमारे पास जो है वो 3 स्टेजेस हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट। यानी जब आउटपुट का बिहेवियर इंक्रीजिंग होगा तो कॉस्ट का बिहेवियर डिमिनिशिंग होगा। एग्जाम्पल देने जा रहा हूं इसके पीछे। फर्ज कीजिए आप एक लेबर को दिन का वेज देते हैं 1000 रुपए। सही है बेटा, जवाब दीजिए। एग्जाम्पल सुनिएगा, आप एक लेबर को दिन का वेज देते हैं क्या है, 1000 रुपए। 1000 रुपए क्या हुई, आपकी कॉस्ट हुई कि नहीं हुई, बताइए। 1000 रुपए आपकी कॉस्ट हुई कि नहीं हुई। वेज आपकी कॉस्ट में शामिल होगा कि नहीं होगा, बताइए।
फर्ज करें वो लेबर आपको एक दिन में एक टेबल बना के देता है या एक यूनिट बना के देता है, तो फिर वो एक टेबल लेबर कॉस्ट के पॉइंट में से कितने का पड़ा आपको? 1000 रुपए का पड़ा। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। आप कहते हैं जनाब मैं लेबर को बढ़ाता हूं, मैं 2 लेबर अप्लाई करता हूं, मतलब आपने इनपुट्स को बढ़ाया। लेबर बढ़ाने का मतलब क्या? इनपुट बढ़ा देना। अब 2 लेबर हैं, तो जरा बताइए आप 2 लेबर को कितना अमाउंट पे कर रहे होंगे? 2000। लेकिन अगर 2 लेबर मिलकर दिन में 4 यूनिट्स बना दें फर्नीचर के, 4 कुर्सियां बना दें, 4 टेबल बना दें, तो अब आपको बताइए एक यूनिट आपको कितने का पड़ा ऑन एवरेज? 500 रुपए का। तो इनपुट इंक्रीज करने से जब आउटपुट इंक्रीज हुआ मोर प्रोपोर्शनेटली, तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई? डिमिनिश हो गई। यस और नो? फिर रिपीट कर रहा हूं, अब इसको लिखवाऊंगा। जब इनपुट इंक्रीज करने से आउटपुट इंक्रीज हुआ मोर प्रोपोर्शनेटली, तो आपकी कॉस्ट क्या कर गई? डिमिनिश हो गई। यानी एक अकेला जो है वो एफिशिएंट नहीं था, 2 के आने से क्या हुआ? एफिशिएंसी बढ़ी, काम शेयर हो गया, और काम जो अकेला काम नहीं कर पा रहा था वो काम 2 बंदों ने करके दिखाया, जो अकेले बंदे के इनफरादी काम से ज्यादा था। यस और बोलिए। उसूली तौर पे देखा तो अगर एक बंदा एक टेबल बनाए तो 2 बंदों को 2 टेबल बनानी चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब काम बांट लिया जाता है तो वो काम जल्दी हो जाता है। एक बंदा कटिंग और क्राफ्टिंग का एक्सपर्ट है, एक बंदा असेंबलिंग और पॉलिशिंग का एक्सपर्ट है, तो काम बढ़ गया। हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम परफॉर्म कर रहा है, जल्दी काम हो रहा है वो। इस टर्म को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? क्या नाम देते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। कभी किसी गारमेंट फैक्ट्री में जाके देखें लेबर किस तरह काम कर? जो आस्तीन बना रहा है वो आस्तीन ही आस्तीने बना रहा होगा, जो कॉलर बना रहा है वो कॉलर ही कॉलर बना रहा होगा, जो बटन का काम कर रहा है वो बटन ही बटन लगा रहा होगा। कभी विजिट करें किसी फैक्ट्री का तो आपको आइडिया होगा जनाब कि एक काम को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा और हर बंदा अपने हिस्से का एक छोटा काम क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। अगर ये एक बात आप घर पे अप्लाई करें, जब घर पे खवातीन ज्यादा हो तो जब वो आपस में काम को बांट लेती हैं तो काम जल्दी हो जाता है कि नहीं जाता? टमाटर कोई और काट रहा है, प्याज कोई और काट रहा है, सोन, और एक बंदा उसकी हेल्प करने में क्या कर रहा है? लगा हुआ है। काम जल्दी निमट जाता है, टाइम बच जाता है, टाइम सेव हो जाता है, हम टाइम निकाल कर और काम करने के काबिल हो जाते हैं। क्या ख्याल है? होता है ऐसा? होता है प्रैक्टिकली? आपने करके देखा कभी? मतलब कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने। ठीक है। हमारी कॉम तो जो है वो क्या कहते हैं, सिपारा पढ़ने के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन की क्या कहते हैं कायल है ना भाई। वो क्या करते हैं भाई, एक पेज तुम पढ़ो एक पेज मैं पढ़ता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी सिपारा खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ तो हालत ये है, मतलब यहाँ यहाँ ये भी कर लेते हैं हम लोग, एफिशिएंसी। ये भी देखा होगा आपने, एक्सपीरियंस किया होगा आपने। तो हमने तो कहाँ कहाँ डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन अप्लाई नहीं किया। और चले छोड़ें असाइनमेंट या होमवर्क जो आपको मिलता है, बताइए यार 2 क्वेश्चन तुम करना, 2 मैं करूंगा, तुम्हारे वाले 2 मैं छाप लूंगा, मेरे वाले तुम 2 छाप लेना, है ना। होमवर्क पूरा हो जाएगा सर का, चेक करवा देंगे क्लास में। क्या कहते हैं? बाकायदा बाज लोगों ने तो क्या कहते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं होमवर्क के, कि भाई सर जो हैं कल होमवर्क चेक करेंगे, तो जिसने कर लिया वो अपना होमवर्क करके भेज दे व्हाट्सएप ग्रुप पर अलग से, सर वाले ग्रुप में मत भेजना, दूसरे वाले ग्रुप में भेजना।
और वहां पर एक बंदा होता है बेचारा मासूम सा जो काम कर चुका होता है और सब उसके पीछे पड़े होते हैं, भाई अगर तुमने कर लिया तो भेज दो, हम भी छाप लें, जरा छपाई कर लें। चलें बहरहाल, फिर आप मुझे कहीं और किसी और तरफ डाइवर्ट कर गए, डाइवर्जन ज्यादा हो गया आज। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा जी, अब उसके बाद इसी तरीके से इसमें जो दूसरा लॉ है उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। एंड कांस्टेंट कॉस्ट। अब इसमें एग्जांपल लें आप, अगर आप एक लेबर को दे देते हैं 1000 रुपए और वो 1000 रुपए के अंदर आपको 2 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर बना के दे रहा, तो 1 यूनिट कितने का पड़ा आपको बेटा? 1 यूनिट कितने का पड़ा? 500 रुपए का। अब आपने एक लेबर और हायर किया और अगले लेबर के आने से क्या हुआ, अगला लेबर भी इतना ही एफिशिएंट था जितना पहला लेबर था, वो भी 2 यूनिट का इजाफा कर पाया। मतलब अब 2 लेबर मिलके कितने यूनिट बना रहे हैं? 4 यूनिट बना रहे हैं। और आप उनको कितना पे कर रहे हैं? 2000 रुपए पे कर रहे हैं। अगर आप इन 2000 रुपए को बांट दें 4 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर में, तो अब भी कॉस्ट क्या है आपकी? 500 रुपए है कि नहीं? क्या कहेंगे? तो जब रिटर्न कांस्टेंट है, यानी एक लेबर के आने से आपके आउटपुट में उतना ही इजाफा हुआ जितना पहले हुआ था। यानी अगर इनपुट डबल तो आउटपुट डबल, मतलब यानी कि अगर ऐसा है कि जनाब जितने परसेंटेज से इनपुट इंक्रीज हुआ है उसी अगर उतने ही प्रपोर्शन से क्या हो रहा है? आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, इस तरह समझ लें। तो फिर आपका रिटर्न क्या रहा? कांस्टेंट रहा कि अगला लेबर अप्लाई करने के बाद भी आपके आउटपुट में उतना ही इजाफा हो सका जितना पिछले लेबर को अप्लाई करके हो सका था। यानी आपका मार्जिनल आउटपुट जो रहा वो क्या रहा? कांस्टेंट रहा। तो इसलिए आपकी कॉस्ट भी क्या रही? कांस्टेंट रही। यस और नो? ठीक है, ये मैंने टॉपिक शुरू नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ हेडिंग लगा लगा के आपको आइडिया दे रहा हूं कि हम पढ़ने के जा रहे हैं। ये टॉपिक शुरू नहीं हुआ अभी, यकीन करें। अगर इन डिटेल जो आपकी किताब में नहीं है टॉपिक, अगर आप उसको इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका डेटा वगैरह सब लिखवा दूंगा आपको। ठीक है जी। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट। बताइए, अब आप मुझे बताइए, अगर एक लेबर आपको 2 यूनिट्स ऑफ फर्नीचर बना के दे रहा था, आप उसको पे कर रहे थे 1000 रुपए, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है 500 रुपए। यस और नो? जैसे आपने अगला लेबर अप्लाई किया तो आपकी कॉस्ट में 1000 रुपए का इजाफा हो गया। अब टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 2000 रुपए। लेकिन अगले लेबर के आने से आपके आउटपुट में सिर्फ 1 यूनिट से इजाफा होगा। मतलब अब 2 लेबर मिलकर 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, बल्कि 3 यूनिट बना पा रहे हैं। तो अगले लेबर के आने से आपके आउटपुट में मतलब 2 यूनिट का इजाफा भी नहीं हो सका, सिर्फ 1 यूनिट का इजाफा। मतलब उसकी आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्लाइन कर गई। तो बस जरा मुझे बताइए कि 3 लेबर मिल, अगर एक लेबर 2 यूनिट बना रहा था और 2 लेबर मिलकर 3 यूनिट बना रहे हैं, तो अब 2000 रुपए अगर आप शेयर करते हैं 3 यूनिट्स के अंदर तो क्या होगा? 667, 667। मतलब क्या हुआ? आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गई? आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई? इंक्रीज कर गई कि नहीं कर गई? बताइए। ये आपके सामने क्या है? इस चीज को नाम दिया लॉस ऑफ रिटर्न और लॉस ऑफ कॉस्ट का, कि अगर आप आउटपुट के बिहेवियर को स्टडी कर लें तो आपका कॉस्ट बिहेवियर डिपेंड करेगा आपके आउटपुट के बिहेवियर। मतलब जब आपका आउटपुट इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चल रहा होगा,
हर आने वाले लेबर की वजह से आपके आउटपुट में जो इजाफा हो रहा होगा वो पहले से ज्यादा होगा, मतलब हर आने वाले लेबर का कंट्रीब्यूशन जो होगा वो पहले से ज्यादा होगा। तो अगर हर आने वाले लेबर का कंट्रीब्यूशन पहले से ज्यादा होगा तो फिर आपकी जो कॉस्ट है ना, पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन की, वो क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। और अगर हर आने वाले लेबर का कंट्रीब्यूशन पहले जितना होगा जो पिछले लेबर का कंट्रीब्यूशन है, तो फिर क्या होगा, आपकी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी पर यूनिट। और अगर हर आने वाले लेबर का जो आउटपुट है वो पिछले लेबर के कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, कम होगा, तो फिर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अब आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्लाइन कर गई है। और इसके पीछे भी वजूहात है, लॉजिक है, क्योंकि जो आपका फिक्स फैक्टर है, मशीनरी है, वो फिक्स है ना। तो एक मशीन को कितना लेबर इस्तेमाल करेगा, अगर एक लेबर को मशीन नहीं मिलेगी इस्तेमाल करने के लिए, इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो फारिग बैठा रहेगा ना, वो तो अपना आउटपुट एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्या कहते हैं इस बात, जवाब दीजिए। ऐसा है? क्या कहेंगे सब इस बात पर? मैं इस चीज को बेटा एग्जाम्पल के थ्रू, हम जितने लेबर बढ़ाएंगे तो हर एक लेबर के आने से क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका आउटपुट हमारे टोटल आउटपुट में क्या होगा, इंक्रीज होगा ना बेटा। तो देखना ये है कि हर लेबर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। जैसे मैंने कहा पहला लेबर 1 यूनिट बना रहा था, तो दूसरे लेबर के आने से आपके आउटपुट में 3 यूनिट से इजाफा हुआ, तो आपका आउटपुट इंक्रीज कर गया मोन प्रोपोर्शनली, मतलब अब 2 लेबर मिलकर 4 यूनिट बना रहे हैं, और 2000 कॉस्ट डिवाइड बाय 4 की, तो आपकी कॉस्ट पहले अकेले यूनिट की 1000 रुपए थी, अब 4 यूनिट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या हो गई, 500 हो गई, तो कॉस्ट डिक्लाइन हो गई, क्योंकि रिटर्न क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर हर हर लेबर पहले लेबर जितना ही कंट्रीब्यूट करेगा पिछले लेबर, तो फिर क्या होगा, आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और हर अगले लेबर का आउटपुट जो है, जिसको हम लफ्ज नाम देंगे मार्जिनल आउटपुट का, वो अगर पिछले लेबर के कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, कम होगा, तो फिर आपकी कॉस्ट में क्या होगा, इजाफा होगा। ये पूरा लॉ है, ये आपके सामने, इसको तफसील से बताना है, लिखवाना है, समझाना। लेकिन फिर भी मैंने क्या कर दिया, आपको हेडिंग लगा के ही आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट हो गया कि असल में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं अब इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा, मैं इस लॉ को आपको लिखवा दूंगा आगे। आप जरा इसको स्टडी टेक्स्ट से देखिएगा कि स्टडी टेक्स्ट पढ़कर आपको क्या ये बात समझ में आती है। मैं जरा स्टडी टेक्स्ट से मुख्तलिफ लिखवाऊंगा, मतलब तफसील से लिखवाऊंगा, वहां बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ हुआ, इन शॉर्ट डिस्कस हुआ हुआ। ठीक है, तो मैं विद डेटा लिखवाऊंगा उसको फिर से। अब आप लोग क्या करो, यहाँ पर तो इसको हम स्टॉप करते हैं। हाँ, मैं इको का मॉक ही बताने लगा हूँ अभी, तो मैं इसको फिल वक्त स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह बाकी बातें अगली क्लास में होंगी। अब मैं आपको इको का मॉक शेड्यूल लिखवा दूँ, वो आप मॉक शेड्यूल अपने पास नोट कर लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।